हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बेटा डायमेंशन और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में समझाऊंगा और बात करूंगा आपसे। बच्चों, मेरा नाम सुशांत सिंह राजपूत है और मैं आपको आज फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आपको ये देखना है कि जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जहां कहां कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, आप बेटा कमेंट में डाल सकते हैं, या आपको कोई इसमें डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा था कि बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा मैं आज, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा अगर हम फिजिक्स की शुरुआत हम 11th से चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बेटा हमारा टॉपिक है आज का। बहुत सिंपल वे में लेके चले बेटा चीजों को हम, तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट का अर्थ क्या होता है और इसको हम कैसे आगे लेके चलेंगे। बेटा घबराने की आवश्यकता कहीं भी नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। आप इसको थोड़ा सा इस वे में लेके चलिए कि आपको बेसिक सीखना है। आज का बेसिक क्या है बताते हैं। बेटा मैं आपको सबसे पहले मेजरमेंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद बेटा हम यूनिट्स पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रचलन जो है वो उल्टी दिशा में जरूर है, लेकिन इससे आपको समझ में ज्यादा आएगा, आप मुझ पर यकीन करें। मैं मेजरमेंट्स की बात कह लेता हूं। बेटा मेजरमेंट क्या होता है, मैं बिल्कुल आसान भाषा में बात करूंगा। मेजरमेंट जो है बच्चे बेटा वो फील बच्चों को करना चाहिए कि मेजरमेंट में क्या हम लेके चल रहे हैं। बेटा मेजरमेंट आप बचपन से पढ़ते आए हो, आपसे कहा गया होगा कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द डेंसिटी, कैलकुलेट द वॉल्यूम। मेजरमेंट का मतलब कैलकुलेट भी हो सकता है बच्चों, फाइंड भी हो सकता है, डिटरमाइन भी हो सकता है ना बच्चों। आपको समझना चाहिए डिटरमाइन भी हो सकता है। सो कैलकुलेट, मेजरमेंट, आप किसी भी चीज का मेजरमेंट कर रहे हो बेटा, बस आपको इतना याद रखना है। उसका यूनिट क्या होगा वो हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल डायमेंशन के बेसिक्स पे चल रहे हैं, जिससे आपको डायमेंशन समझ में ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो बेटा मेजरमेंट्स का अर्थ है कैलकुलेशन, फाइंड और डिटरमाइन। इवेल्युएट भी हो सकता है कि आप इवेल्युएट करना चाह रहे हो। मेजरमेंट का अर्थ यह है कि आप इसे मेजर करना चाहते हो। अब मेजरमेंट में क्या मेजर कर सकते हो, तो आपने बचपन से पढ़ा है बेटा, सर हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, सर हम एरिया को मेजर कर सकते हैं, सर हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज है कि सर हम लेंथ को मेजर कर लेंगे, सर हम एरिया को मेजर कर लेंगे, सर हम वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे, या कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। आई होप आपको ये मेरी बात वैसे ही समझ में आ रही है जैसे आनी चाहिए। तो अब लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, इनके बेसिक्स क्या हैं, हम लेंथ कैसे मेजर करते हैं, एरिया कैसे मेजर करते हैं और वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, है ना बेटा। क्या एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, L इंटू बी होता है, और वॉल्यूम का बच्चों L इंटू बी इंटू एच होता है। क्लियर है बेटा। डायमेंशन तक पहुंचने के लिए आपको पहले मेजरमेंट समझ में आना चाहिए कि मेजरमेंट क्या है, और हम मेजरमेंट किसका कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज है, लेकिन कौन से आपके काम की है, कौन से आपके काम की नहीं है, आपको ये पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या पीना और क्या नहीं पीना है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत कुछ है, क्या कैलकुलेट हो सकता है और क्या कैलकुलेट नहीं हो सकता है। बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझें, क्या कैलकुलेट हो सकता है और क्या कैलकुलेट नहीं हो सकता, और उनका बेसिस क्या है कि हम कैलकुलेट किस बेसिस पे करना चाह रहे हैं। सिंपल, हम कैलकुलेट करेंगे भाई। ठीक है भाई, करो कैलकुलेट, कौन मना कर रहा है भाई। कैलकुलेट हम कर लेते हैं बच्चों। तो कैलकुलेट किस बेसिस पे करना है, सवाल ये है। मैंने कहा ब्रेथ निकालना है, मैंने कहा लेंथ निकालना है, मैंने कहा एरिया निकालना है। तो आप पूछ लोगे कि सर एरिया किसका, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है कि स्क्वायर का एरिया निकालना है कि सर्कल का एरिया निकालना है,
यानी कि एरिया के बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं या बहुत सारी कंडीशन आ सकते हैं कि किसके एरिया की बात कर रहे हो। लेकिन आपने जो फॉर्मूला दिया है L इंटू बी, ये हर एरिया निकालने में सक्षम है और आपको आपकी मदद जरूर करेगा। सिंपल सी बात, कैलकुलेशन। अब इस यूनिवर्स में जितने भी कैलकुलेट हो सकते हैं या जितनी भी चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो कहलाती है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है बेटा, जहां समझ ना आए वहीं पूछ लीजिएगा। हम जिनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान भाषा में समझा रहा हूं बेटा, जिस भी चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं एरिया से कि मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं क्या, हाँ चल तो फिजिकल क्वांटिटी है। मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं क्या, हाँ तो फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स निकालना है, हाँ फोर्स डिटरमाइन, फाइंड द फोर्स, तो फोर्स क्या हो गया, कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को हम, तो क्या हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बेसिक बात है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मेजरमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन, डिटरमाइन, फाइंड, इवेल्युएट, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेट होगा या इनडायरेक्ट कैलकुलेट होगा वो बात हम बाद में करेंगे। सिंपल सी बात समझो कि इस यूनिवर्स में जो जो चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो सब कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटी, और जिन्हें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा वो कहलाएंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि मुझे क्या निकालना है जो मुझे पता नहीं है तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन मुझे क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है बताया गया तो क्या हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आप वो बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं, जो अभी अभी 10th से आए हैं, जिन्होंने 9 10th में कुछ सुना होगा, वेलोसिटी सुनी होगी, डिस्प्लेसमेंट सुना होगा बच्चों, वेलोसिटी सुना होगा, एक्सेलरेशन सुना होगा, फोर्स सुना होगा, मोमेंटम सुना होगा। जो चीजें हम डिटरमाइन कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे बच्चों। 10th में आपने पढ़ा चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, हाँ बेटा फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है, कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो जिसको भी कैलकुलेट करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी बात। तो दोज क्वांटिटी विच इज कैलकुलेटेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सिंपल सी बात है। अब सर ये बात तो आपकी मुझे समझ में आ गई और बहुत बढ़िया तरीके से आ गई, आप जो समझाना चाह रहे हो ठीक है भाई, बस बेसिक समझना है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे समझ में आ गई भाई, जो कैलकुलेट हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। पर सर कैलकुलेट क्या करना है, सवाल ये है। देखो बच्चों, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैं जो बातें बता रहा हूं आपके बहुत काम की है। एक होता है मैग्नीट्यूड। अब सर मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, यानी कि मेरी हाइट कितनी है तो 5'7", 5'7" क्या है, मैग्नीट्यूड है, नंबर है। आपके हाथ में कितने आम हैं, 2 आम हैं, 2 क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड। मेरी बात ध्यान समझना, अगर आपने बचपन से काउंटिंग्स पढ़ा हो तो 0 to इन्फिनाइट ये सब क्या होगा बेटा, ये सब मैग्नीट्यूड कहलाएगा। 0 to इन्फिनाइट, 0 से अनंत, बेटा 0.1 जो है वो भी मैग्नीट्यूड है, 0.1 जो बेटा वो भी मैग्नीट्यूड है, 0.2 जो बेटा वो भी मैग्नीट्यूड है, और 0.3 बेटा वो भी मैग्नीट्यूड है, और बेटा 1000 भी मैग्नीट्यूड है, 4 भी मैग्नीट्यूड है, 3 मैग्नीट्यूड है। तो जो भी काउंटिंग्स है, काउंटिंग्स को ही बेटा हम एक तरह से मैग्नीट्यूड कह देते हैं। क्लियर है, बस थोड़ा सा नाम बदल गया, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको मालूम है, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है। मैंने कहा बेटा मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक आपको नंबर समझ में आ गया। तो मैग्नीट्यूड यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल। भाई कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। अगर मैंने कह दिया x = 5 तो ये 5 कांस्टेंट है, लेकिन क्या x 5 ही होगा, ये कांस्टेंट नहीं है। यानी कि ऑल अल्फाबेट्स आर वेरिएबल। x की वैल्यू 5 हो सकती है, x की वैल्यू 10 हो सकती है, x की वैल्यू 6 हो सकती है, x की वैल्यू अनंत हो सकती है। लेकिन अगर एक बार 5 बोल दिया आपने तो यानी कि 5 ही है वो, 5 ही है वो, यानी कि 5। तो वो कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कांस्टेंट। तो यानी कि सर हम पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मींस कैलकुलेशन, डिटरमाइन, फाइंड, इवेल्युएट। किसको, जिसको करेंगे
जो कैलकुलेट हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, जो नहीं हो सकता वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत बेसिक है। अच्छा, तो अब क्या कैलकुलेट करें भाई, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और कैलकुलेट करें तो कैसे पता लगे, यानी कैलकुलेशन के लिए एक चाहिए मैग्नीट्यूड, जो आपको पता चल गया नंबर्स। कैलकुलेशन में दो चीज कैलकुलेट होती हैं, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। सर ये चीज मेरे समझ में नहीं आई, डायरेक्शन का क्या अर्थ है? बेटा डायरेक्शन भी कैलकुलेशन का ही पार्ट है। जब भी आपसे डायरेक्शन मांगेगा यानी कि बेटा वो आपसे एंगल मांगेगा। अब एंगल किसके बीच में? किसी ने आपसे कहा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर बेटा ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, अगर आपको पता है किसी ने आपसे कह दिया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो बेटा इस सवाल को मुझे लगता नहीं है कि किसी परेशानी से आपको करना चाहिए। सीधा नॉर्थ ईस्ट के बीच में, और उसने बोला है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो बेटा लास्ट में ईस्ट आ रहा है तो ईस्ट से एंगल बना दो 60 डिग्री। तो बेटा ये आपका डायरेक्शन है। डायरेक्शन में हमेशा थीटा यूज करेंगे, उसमें डिग्री यूज करेंगे या रेडियन यूज करेंगे वो बात की बात है, वो करेंगे भविष्य में चर्चा उसकी भी करेंगे। फिलहाल क्या करना है उस बात को समझे आप। बेटे मैंने कहा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है भैया, कि आप यहां मिलोगे कहां? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जैसे आसान भाषा में बात करते हैं, मान लो कि अगर आपको आपके किसी दोस्त को बुलाना है तो आप यहां पे तो कह सकते हो कि यार पास में ये शॉप है, आप एक एग्जैक्ट लोकेशन दे सकते हो कि यार यहां पे शॉप है, तू यहां पे आ जा। तो शॉप जो है वो क्या है? डायरेक्शन है, वहां पे पहुंच जाएगा, एक दुकान है कोई, वहां पहुंच जाएगा। बट आप सोचिए कि आप ऐसी जगह है रेगिस्तान में जहां कुछ नहीं है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन कोई पॉइंट है ही नहीं, कोई रेफरेंस पॉइंट देने के लिए है ही नहीं, या आप समुद्र में फंस गए, आप कैसे बुलाओगे कि भाई इस वाले पानी की दुकान के पास आ जा? नहीं बुला सकते ना बेटा। तो उसके लिए क्या डायरेक्शन देनी पड़ेगी प्रॉपर, तो वो ये डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो दो चीज है, कैलकुलेट हमको मैग्नीट्यूड करना है और कैलकुलेट हमको डायरेक्शन करना है। यानी कि अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो भी फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, यानी कि जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, और जो कैलकुलेट नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो कैलकुलेट करना क्या है भाई? या तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कराएगा या तो डायरेक्शन कराएगा। किसी ने पूछ लिया कि सर दोनों अगर करा दे तो एक ही सवाल में मैग्नीट्यूड भी पूछ ले और डायरेक्शन भी पूछ ले। अरे भाई दोनों तो कैलकुलेट ही करा रहा है तो भी तो फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो एक बच्चे ने कहा कि सर फिर ये अलग अलग नहीं हो गया कि एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, एक में सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है और एक में दोनों पूछ रहा है। मैंने कहा यार बात तो सही है तेरी, यानी कि सर फिजिकल क्वांटिटी में भी तो चीजें अलग अलग होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, कुछ तो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने इस बात को थोड़ा सा और गंभीरता से लिया। उसने कहा सर फिजिकल क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालेगा वो अलग होना चाहिए, और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेगा वो अलग होना चाहिए। मैंने कहा यार बात तूने बहुत सही कही, सर कैलकुलेट तो कर ही रहा है ना, और जो कैलकुलेट करे फिजिकल क्वांटिटी। मैंने कहा यार बात तेरी बहुत सही है। तो अब मैं नेक्स्ट पे ये पढ़ाना चाहता हूं कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर आप थोड़ा सा भी समय देंगे तो ये जो हो जाएगा बेटा आपके लिए, ये हो जाएगा। इसके इनिशियली दो पार्ट है, इनिशियली दो पार्ट है। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेगा भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना भाई, ले लिया, यानी कि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेगा। और एक दूसरा है बच्चों, वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट होगा। यानी कि बच्चों फिजिकल क्वांटिटी का एक वो पार्ट जो सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर कर रहा है, दूसरा वो जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेजर कर रहा है। तो बेटा इनको सेपरेट रखेंगे
तो इनके लिए एक नया घर बनाया जाएगा। तो जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेजर करेंगे, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बच्चों जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेजर करेंगे, वो कहलाएंगे स्केलर क्वांटिटी। वो कहलाएंगे बेटा स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका लेना देना सिर्फ मैग्नीट्यूड से बच्चों, वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल अगर मैं ले लूं बेटा, तो यह आएगा इसमें डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या निकाल सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसलिए क्या है ये स्केलर क्वांटिटी, आपने पढ़ा होगा इससे पहले। फिर बेटा हम स्पीड निकाल सकते हैं, है कि नहीं बच्चों, स्पीड भी क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। वर्क भी क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। उसका बेसिस क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, जब पढ़ाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। अच्छा अब सर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसका क्या करें भाई, तो बेटा इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड भी निकालेगा और डायरेक्शन भी। तो डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिटरमाइंस ओनली मैग्नीट्यूड, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे हम वेक्टर कह देते हैं। अब क्या आके यहीं तक थम जाएगा सारा केस, नहीं, यहां कुछ और भी रूल्स लगाए जाएंगे। यानी कि एक तो वेक्टर दूसरा स्केलर, और हमने बेसिस किसको डिफरेंशिएट किया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। एक वो जो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेगा वो स्केलर है, एक जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालेगा वो वेक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर करेगा खेल। अब ये कौन सा खेल करेगा, वेक्टर कहेगा भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुम सही में वेक्टर बनना चाहते हो, सही में तुम वेक्टर के अंदर आना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो मेरा एक रूल है, और वो रूल है वेक्टर रूल। यानी कि आपको मेरा रूल फॉलो करना पड़ेगा, मेरा जो है रूल फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल है वेक्टर रूल। अब इन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या रूल है और उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। भाई आप कहना क्या चाहते हो, मेरे पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और आपने कहा कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। उन्होंने बोला हाँ हो तो सकता है, लेकिन यहां दो केस हैं। बोला अच्छा फिर कैसा केस, बोला पहला केस कि मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है और साथ में मेरे बनाए द्वारा लॉ फॉलो करोगे तो ही आप वेक्टर बनोगे। तो यहां बच्चों को मालूम चला कि यार यहां तो पोपट हो गया हमारा, यार ये तो वेक्टर रूल जो है ये क्या चीज है भाई, ये तो समस्या है। समस्या नहीं है बच्चों, वेक्टर रूल बनाया गया। वेक्टर रूल में तीन चीजें बताई गई, सुनना। पहला वेक्टर रूल का था वेक्टर एडिशन, यानी कि अगर तुम वेक्टर हो तो तुम्हारा ऐड करने का भी तरीका अलग होना चाहिए, है ना। एप्पल एंड्रॉइड, एप्पल में हो सारी चीजें अलग हैं, एंड्रॉइड में हो सारी चीजें अलग है। अगर एप्पल चलाना है तो चीजें अलग करनी पड़ेंगी। सिमिलरली अगर आपको वेक्टर बनना है तो एडिशन भी आपको अलग तरीके से करना है बच्चों। तो वेक्टर के तीन रूल हैं। पहला रूल तो आपको वेक्टर एडिशन बता दिया बेटा, दूसरा जो रूल है वो है वेक्टर सबट्रैक्शन। दूसरा रूल है बच्चों वेक्टर सबट्रैक्शन। और जो तीसरा रूल है और इंपॉर्टेंट बहुत है वो है बच्चों वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। और बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये पढ़ना है, अगर किसी का वेक्टर पढ़ने का दिल है तो बेटा सेम चैनल पे आपको दूसरे सर अभी आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ा रहे हैं, आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे जाएंगे आप तो दीपक सर नाम है उनका, बेटा वो यही लेक्चर डालेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही डाला है उन्होंने, तो आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी हम आगे चलते हैं। किसी को भी अगर वेक्टर एडिशन, वेक्टर सबट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखना है तो हमारे पास वो भी चैनल पे अवेलेबल है। इधर देखिए ध्यान से। तो कहानी यानी कि सर स्केलर कौन सा होगा और वेक्टर कौन सा होगा, सर इसकी कहानी क्या है बच्चों। कहानी ये है कि जो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल पाया वो स्केलर कहलाया, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन निकाला वो वेक्टर कहलाने ही वाला था कि वेक्टर ने रूल ला दिया। वेक्टर ने कहा भाई ऐसे नहीं वेक्टर बनोगे,
अगर आप ये रूल फॉलो करोगे, यानी कि एडिशन भी मेरे हिसाब से, सब्ट्रैक्शन भी मेरे हिसाब से, और मल्टीप्लिकेशन भी मेरे हिसाब से, तो भाई आप वेक्टर में आने के लायक हो, अदरवाइज नहीं हो। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जो वेक्टर के इस रूल को भी मानने लग गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड निकाल ही लेता हूं, डायरेक्शन निकाल ही लेता हूं, और भाई आपके लॉज को भी फॉलो कर ही लूंगा, तो एक काम करो, मुझे वेक्टर में ले ही लो। अब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो सारी शर्तों को मान गए, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाए, वो वेक्टर कहलाए। और इसका एग्जांपल बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, साथ में बेटा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या कहलाए बेटा, ये सब के सब कहला गए बेटा, देखो ध्यान से यहां लिखा है मैंने, ये सब के सब कहलाए बेटा वेक्टर। अब कुछ बच्चे जो हैं वो जानना चाहते हैं कि सर बाहुबली का क्या हुआ। अरे भाई वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो निकाल रहे थे, लेकिन जिन्होंने मना कर दिया कि भैया मैं इस रूल को फॉलो नहीं करूंगा, सर उनका क्या हुआ। तो भैया फिजिकल क्वांटिटी के ही तो पार्ट हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी इनके लिए भी तो कोई व्यवस्था बनाएगा। जैसे जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था उनकी व्यवस्था बना दी, वो स्केलर कहलाए। दूसरा जो डायरेक्शन भी निकाल पा रहे थे उनके लिए व्यवस्था बनाई, वेक्टर बनाया। अब इनमें भी विद्रोह हो गया, भाई एक ने कहा मैं तो फॉलो नहीं करने का, तो जो फॉलो नहीं करते हैं बेटा उनके लिए तीसरा खजाना रखा जाता है, तीसरी जगह रखी जाती है, जिसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये बेटा टेंसर क्वांटिटी है। अब ये ऐसी क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ये वो वाले हैं बच्चा। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि इनके पास तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, बट क्या होगा, डू नॉट फॉलो वेक्टर रूल। जो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करेगा वो टेंसर क्वांटिटी कहलाएगा, यानी कि वेक्टर एडिशन से साफ इनकार कर देगा कि भैया मैं तो अलजेब्रा ही फॉलो करूंगा। तो सर ऐसी कोई क्वांटिटी जिनके बारे में बताइए, जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, परंतु सर वो वेक्टर नहीं है, वो टेंसर है। एग्जांपल बेटा, पहला एग्जांपल तो आपने 10th में पढ़ा होगा, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा वो टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर है या वेक्टर है, तो आप उसे स्केलर ही बताना, क्योंकि वेक्टर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन नहीं करेगा। लेकिन कोई पूछे कि वेक्टर है या स्केलर है या क्या है, तो आप उस केस में बताना उसको टेंसर है। अब सर इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है, क्यों? देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों। बेटा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में करंट दौड़ता है, ये 10th में पढ़ के आप आए होंगे। और अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहां से I1 जा रहा है और यहां से I2 जा रहा है बच्चों, तो इसमें जो करंट जाएगा वो I3 जाएगा। तो I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और अगर बच्चों यहां पे मैं I1 की जो वैल्यू है वो अगर 1 एम्पियर और यहां पे बेटा 2 एम्पियर लिख दूं, तो जो इसमें जाएगा करंट वो 3 एम्पियर जाएगा। जबकि बेटा ये वेक्टर को पसंद नहीं है, वेक्टर कहता है कि आप मेरे ही लॉ को फॉलो करो। इसीलिए बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो देखा जाए तो टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी कई लोग उसको स्केलर मानते हैं। स्केलर भी आप कर सकते हो उसको, क्योंकि स्केलर को क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो डायरेक्शन को हम रोक सकते हैं मोड लगा के, ये आपको वेक्टर में पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लो कि मुझे अगर मान लो कोई ये ए वेक्टर है और मुझे इसको स्केलर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके पास मोड लगा दूंगा, यानी कि सिर्फ ये इसके मैग्नीट्यूड को ही बताएगा, डायरेक्शन को नहीं बताएगा। तो ये आगे की चीजें हैं। तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कैसे निकालते हैं। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेगा वो स्केलर, जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालेगा बच्चों वो वेक्टर। और उसमें जो लॉ फॉलो करेगा वेक्टर के वो वेक्टर, और जो नहीं करेगा वो टेंसर। शुरुआत बेटा हमने किया था कैलकुलेशन से।
कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कैलकुलेशन क्या है, तो कैलकुलेट करना, इवेलुएट करना, फाइंड करना, डिटरमाइन करना। जो भी फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं हम डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, वो कहलाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। और जिसे हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गई। फिर फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया कि ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो स्केलर, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन निकालेंगे वो वेक्टर, उसमें भी अब जो वेक्टर फॉलो करेगा वो वेक्टर, जो नहीं करेगा वो टेंसर। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो बेटा, एक तो इलेक्ट्रिक करंट इसका एग्जांपल है, दूसरा बेटा इसका एग्जांपल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमओआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों ये रोटेशनल मोशन जब पढ़ोगे तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी जिक्र आपके साथ किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात को समझिए कि हम मेजरमेंट से कैसे जोड़े, डायमेंशन कैसे जोड़े। देखो बेटा, डायमेंशन निकालने के लिए आपको मेजरमेंट यानी कि हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है। जैसे फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। मैंने कहा कि आप डायमेंशन को तभी निकाल पाओगे, आप डायमेंशन को तभी निकाल पाओगे बच्चों जब आपको यूनिट पता हो। बहुत अच्छी बात है। और यूनिट तभी पता चलेगा बच्चों आपको जब आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए उसका फॉर्मूला पता है। बेटा 11th में लोग कहते हैं कि 56 तक याद कर लो, जो एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है। याद करके फायदा नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी करो, तो एग्जाम तो आप 2 साल बाद ही दोगे। तो आप हर चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, सरफेस टेंशन, सब कुछ पढ़ोगे आप। तो जब पढ़ोगे और आपको फॉर्मूला निकालना आता है, तो फॉर्मूला से आप यूनिट निकाल लोगे, यूनिट से आप डायमेंशन निकाल लोगे। तो डायमेंशन तक पहुंचने का आसान रास्ता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर आपको फॉर्मूला पता है मेरे बच्चों, तो आप डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करें डायमेंशन तक, हमें यूनिट भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ बच्चों, पढ़ना पड़ेगा आपको। इसीलिए आपको यूनिट के अंदर, आपको यूनिट के 3 सिस्टम हैं, यूनिट के 3 सिस्टम हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला एमके सिस्टम होता है, दूसरा सीजीएस होता है, और तीसरा बेटा एफपीएस होता है। तो बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए हमको पहले यूनिट्स के 3 सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। पहला एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, और तीसरा एफपीएस सिस्टम। इसमें से एसआई यूनिट किसको कहते हैं, तो एमकेएस को कहते हैं बेटा हम एसआई यूनिट। तो बेटा जैसे ही हम ये सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद बेटा हमको फॉर्मूला निकालना आएगा। जैसे ही हम फॉर्मूला समझ सकते हैं तो फॉर्मूले में हम यूनिट रखेंगे और वहां से बेटा हम डायमेंशंस को बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस क्लास में बस मुझे आपको बेसिक बताना था कि डायमेंशन तक पहुंचे कैसे। तो देखिए, और स्केलर, वेक्टर और टेंसर बहुत जरूरी है बेटा। फिजिकल क्वांटिटी पता चल गई आपको, फिर हम सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे, फिर यूनिट उसका पता होगा, फिर हम डायमेंशन तक पहुंचेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानी बताऊंगा और कहानी सुनाऊंगा, और आपको शायद ज्यादा आनंद आए इसके बाद पढ़ने में कि एमके सिस्टम ऐसा यूनिट क्यों है। उसके बाद आपको डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों मुझे आप इजाजत दें। थैंक यू सो मच। आप पढ़ के आए और मेहनत करें बेटा। थैंक यू सो मच आज के लिए।